प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया है। तो इसी आईएनएस विक्रांत के बारे में आप लोगों के सामने मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेने जा रहा हूं। तो हेडिंग आप लोग बना सकते हैं आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। अब इस आईएनएस विक्रांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका पुराना इतिहास क्या रहा है। चूँकि अभी हाल फिलहाल में 2 सितंबर 2022 को नए आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया, इसके पहले का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले ये ब्रिटिश मेड था। आईएनएस विक्रांत जो था ये ब्रिटिश मेड था, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आईएनएस विक्रांत जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित था। और जब ये ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनएस विक्रांत निर्मित था तो 1945 में ये बन रहा था, उसी समय बन करके ये अधूरा रह गया। 1945 में ये ब्रिटिश सरकार ने जब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो उस कंडीशन में इसका कार्य पूरा नहीं किया जा सका और ये क्या हो गया, अधूरा रह गया। जब अधूरा रह गया तो कुछ समय के पश्चात, चूँकि भारत के पास समुद्री सीमा की रखवाली करने के लिए कोई भी ऐसा आईएनएस विमान वाहक पोत नहीं था जो कि भारत की समुद्री सीमा की रक्षा कर सके, तब जाकर के 1957 में भारत ने इसको खरीद लिया। 1957 में भारत द्वारा खरीदा गया। जब ये भारत द्वारा खरीदा गया था तो उस समय इसको आईएनएस विक्रांत 1945 में इसे आईएनएस विक्रांत के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता था। बाद में 1957 में भारत द्वारा जब इसे खरीदा तो खरीदने के पश्चात इसका नाम क्या पड़ गया, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। तो एक तरीके से इसका प्राचीन नाम क्या कह सकते हैं, इसका प्राचीन नाम हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आईएनएस विक्रांत जब 1957 में भारत द्वारा खरीदा गया, तब इसका महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है, वो महत्वपूर्ण योगदान 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इस आईएनएस विक्रांत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और उस महत्वपूर्ण भूमिका में ये पाकिस्तान से लगे समुद्री सीमा की रक्षा करता था, जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों को घेर करके बिल्कुल समुद्र में रखवाली किया करता था। तो इस तरीके से 1957 के बाद से आईएनएस विक्रांत का सर्वाधिक योगदान 1971 में भारत पाक युद्ध के समय इसका यूज किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध में योगदान। अब इस तरीके से जब भारत पाक युद्ध में इसका काफ़ी योगदान रहा तो कुछ समय के पश्चात 31 जनवरी 1997 को इस पुराने विक्रांत को रिटायर कर दिया गया। तो अब अगला आपका पॉइंट बन जाता है 31 जनवरी 1997 और इस 31 जनवरी 1997 को आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया। अब जब आईएनएस विक्रांत रिटायर हो गया तो एक तरीके से भारत के पास ऐसा कोई भी समुद्री विमान वाहक पोत नहीं रहा जो भारत की समुद्री सीमा की रक्षा कर सके, जो भारतीय सरकार के लिए एक काफ़ी चिंताजनक बात थी। तब जाकर के 2002 में हमारे प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, और इसी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस विमान वाहक पोत की मंजूरी या प्रोजेक्ट प्रदान किया। तो अगला इसमें जो ईयर हो जाता है वो होता है आपका 2002, और 2002 के पॉइंट में आप लिखेंगे कि AB वाजपेयी द्वारा प्रोजेक्ट की मंजूरी।
AB वाजपेयी द्वारा प्रोजेक्ट की मंजूरी। प्रोजेक्ट की मंजूरी। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी प्रदान किया तब जाकर के इसका कार्य प्रारंभ हुआ और ये कोचीन शिपयार्ड में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। जब ये कोचीन शिपयार्ड में इसका कार्य प्रारंभ हुआ तो चूँकि उस समय भारत के पास इसकी जो भी मशीनरी थी या जो भी तकनीकी थी उस तकनीकी का भारत में विकास नहीं हुआ था। इस कारण से भारत जो है रूस के सहयोग से इस आईएनएस विक्रांत प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था। अब कुछ समय के पश्चात 2005 इसमें दूसरा ईयर आ जाता है कि 2005 में अभी हमने बताया कि इस आईएनएस विक्रांत के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी AB वाजपेयी द्वारा दिया गया और इस AB वाजपेयी रूस के सहयोग से मशीनरी वगैरह मंगवाने का कार्य प्रारंभ हो गया। लेकिन 2005 की बात है और 2005 में रूस ने वारशिप स्टील देने से इनकार कर दिया। रूस द्वारा इनकार। अब रूस द्वारा क्या इनकार किया गया कि भैया हम तुमको वारशिप स्टील नहीं देंगे, वारशिप स्टील नहीं देंगे। अब एक तरीके से जब वारशिप स्टील रूस ने नहीं देने का कसम खा लिया तब भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि एक तरीके से जब ये वारशिप स्टील का भुगतान नहीं करेंगे तो फिर उस कंडीशन में हमारा आईएनएस विक्रांत कैसे तैयार होगा। तब जाकर के DRDO और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, DRDO और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वारशिप स्टील होता है उस वारशिप स्टील का निर्माण प्रारंभ हो गया। यानी कि इसके नीचे एरो मार्क लगा करके ये कह सकते हैं कि स्टील का निर्माण। और वारशिप स्टील जो होता है जो युद्ध से संबंधित चीज़ों को झेलने के लिए जो सक्षम हो उसी को वारशिप स्टील के नाम से जाना जाता है। तो इस नए वारशिप या इंडियन वारशिप स्टील का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो DRDO और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो इन दोनों ने मिल करके वारशिप स्टील का निर्माण किया और जब वारशिप स्टील का निर्माण किया तब जाकर के आईएनएस विक्रांत का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। अब जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तब अब हम लोग आ जाते हैं कि जैसा कि सबको पता चल गया होगा कि 2 सितंबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा एक नए युद्धवाहक पोत विमान की रचना की गई जिसका नाम रखा गया आईएनएस विक्रांत। और ये आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है जो 13 वर्षों में बन करके तैयार हुआ। तो इस तरीके से अब हम लोग मुख्य रूप से आते हैं किस पे तो अब हम लोग शुरू करेंगे आईएनएस विक्रांत। और इस आईएनएस विक्रांत को लॉन्च कब किया गया तो वो किया गया 2 सितंबर 2022 को। अब अगर इसका इतिहास के बारे में आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये इसको ले लीजिए। इसके संबंध में एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1945 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा आईएनएस विक्रांत का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था लेकिन ये अधूरा रह गया। और कुछ समय के पश्चात इंडिया ने 1957 में इस आईएनएस विक्रांत की खरीदारी किया और खरीदारी करने के पश्चात जो इसका प्रारंभिक नाम हरक्यूलस था बाद में इंडिया में जब आया तो इसे आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया। और इसी आईएनएस विक्रांत का सर्वाधिक योगदान 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय हुआ था और 1997 में 31 जनवरी 1997 को आईएनएस विक्रांत को समुद्री से रिटायर कर दिया गया। जब रिटायर किया गया तब जाकर के 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस आईएनएस विक्रांत के लिए नए प्रोजेक्ट की मंजूरी प्रदान किया। जब नए प्रोजेक्ट की मंजूरी प्रदान किया तो इसमें भारत और रूस के सहयोग से इस प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही थी। लेकिन सन 2005 में रूस द्वारा वारशिप स्टील जो होता है जो युद्ध से संबंधित अलग टाइप का स्टील होता है उस स्टील को देने से रसिया ने इनकार कर दिया। जब रसिया ने इनकार कर दिया तब DRDO तथा
सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिल करके वारसिप स्टील का निर्माण किया। और जब वारसिप स्टील का निर्माण किया तब भारत में एक नए आईएनएस विक्रांत, स्वदेशी निर्मित आईएनएस विक्रांत की उत्पत्ति हो गई। तो अब हम लोग आते हैं मुख्य रूप से आईएनएस विक्रांत, जो अभी हाल फिलहाल में समुद्री सीमा में लॉन्च किया गया। अब इसमें जो भी आपके करंट अफेयर्स के या जो भी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, अब इस आईएनएस विक्रांत के बारे में जान लेते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, पहला आईएनएस विक्रांत जो है वो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत। तो इसमें पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि आईएनएस विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। अब स्वदेशी निर्मित, जैसा कि पहले हमने बताया कि इसमें जितनी भी मशीनरी वगैरह लगी है, जितना भी स्टील वगैरह पे काम हुआ है, वो सभी भारत में लगभग 80% तैयार किया हुआ मटेरियल है। इसी वजह से इसे पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत के नाम से जाना गया। अब ये बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हुआ। तो ये बन करके कितने दिनों में तैयार हुआ, तो ये बन करके आपका 13 वर्षों में तैयार हुआ है। इस पर 13 वर्षों तक कार्य हुआ और लगभग 4000 कर्मचारियों द्वारा इस पर काम किया गया, जो कि 13 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। अब इसमें जो अगला पॉइंट आता है कि स्वदेशी निर्मित, अब इसी स्वदेशी निर्मित में किन किन कंपनियों का विशेष योगदान रहा। तो आईएनएस विक्रांत के निर्माण हेतु जो भी मशीनरी वगैरह की आपूर्ति की गई वो बेल के द्वारा केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी इत्यादि भारतीय कंपनियों ने मिल करके इसके मशीनरी को उपलब्ध कराया, जिसमें भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसके केल्ट्रॉन है, किर्लोस्कर है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, वार्डसीला है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण में किन किन कंपनियों का विशेष तौर पर योगदान रहा है। तो इस आईएनएस विक्रांत के निर्माण में बेल, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, लार्सन एंड टुब्रो कंपनियों का योगदान रहा है। अब अगर नोट करना चाहें तो इसमें ये भी एक पॉइंट बना सकते हैं, कंपनियों का योगदान। और इस कंपनियों के योगदान में किन किन कंपनियों का, तो BHEL बेल, BEL बेल, किर्लोस्कर, L&T, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। तो इस तरीके से तमाम कंपनियों का योगदान रहा है। अब जिसे नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसे क्या किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा, जब इन कंपनियों का योगदान विशेष तौर पर रहा तो इसी नरेंद्र मोदी के द्वारा जब ये 13 वर्षों में बन करके तैयार हुआ तो 2 सितंबर 2022 को 2 सितंबर 2022 को कोचीन शिपयार्ड से, ये भी पॉइंट मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट रखता है, कोचीन शिपयार्ड, और इसी कोचीन शिपयार्ड से इस आईएनएस विक्रांत को नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया या नौसेना को समर्पित किया गया। तो डेट भी याद रखिएगा, 2 सितंबर 2022, और कहाँ से इसको नौसेना को समर्पित किया गया, तो आंसर आपका हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड से। अब जब इस तरीके से नौसेना को इन्होंने सौंप दिया तो इस तरीके से भारत में अब कितने
वाहक युद्धवाहक पोत हो गए। तो वो युद्धवाहक पोत की कुल संख्या, पोत की कुल संख्या, तो युद्धवाहक पोत की कुल संख्या भारत में हो गई 2। एक आपका हो गया INS विक्रमादित्य, और ये INS विक्रमादित्य जो है ये पहले से भारत की समुद्री सीमा की रक्षा कर रहा है। और दूसरा आपका हो गया है INS विक्रांत, जिसे 2 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन शिपयार्ड से नौसेना को समर्पित किया। तो इस तरीके से युद्धवाहक पोतों की कुल संख्या हो गई आपका भारत में 2। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत में आपका भारत जो है वो नेवल में कौन सा स्थान रखता है, तो भारत जो है अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल नेवल पावर रैंकिंग 2022 जारी की गई थी। ग्लोबल नेवल पावर रैंकिंग 2022 जारी की गई, जिसमें पहला स्थान आपका अमेरिका का है और उसके बाद से दूसरा स्थान आपका चाइना का है, और भारत जो है वो 7वां स्थान रखता है। अब INS विक्रांत के बारे में जान लेते हैं कि इसकी कुल लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है आपका 262 मीटर, 262 मीटर। चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई है आपका 69 मीटर, इसकी चौड़ाई 62 मीटर, 62 मीटर। और उसके बाद से जो इसका ऊंचाई है वो टावर के साथ इसकी ऊंचाई है 59 मीटर, 59 मीटर। तो इस तरीके से जो हमारा नया INS विक्रांत जो है वो लॉन्च हुआ, इसकी कुल लंबाई है 262 मीटर, जबकि चौड़ाई आपका 62 मीटर, और टावर सहित इसकी कुल ऊंचाई 59 मीटर है। और ये कितने मंजिल का है, तो ये 18 मंजिल का है। और इसमें एक तरीके से 18 मंजिल का है, और इसमें अत्याधुनिक हॉस्पिटल वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। और उस अत्याधुनिक हॉस्पिटल में 16 बेड का अत्याधुनिक हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया है, और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं, एक्सरे वगैरह, CT स्कैन वगैरह की भी व्यवस्था उसमें की गई है। उसके साथ साथ इसमें अत्याधुनिक रसोई घर का भी निर्माण किया गया है, और इस रसोई घर में प्रति घंटे में लगभग 3000 रोटियां निकाली जा सकती हैं। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो आपका INS विक्रांत जो है एक चलता फिरता शहर के रूप में इस्टेब्लिश है। अब आते हैं INS विक्रांत की स्पीड क्या है। तो इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड 28 नॉटिकल मील है। इसकी स्पीड जो है 28 नॉटिकल मील है, जो कि एक तरीके से अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो 53 किलोमीटर पर आवर के लगभग आएगा, पर आवर। तो इस तरीके से INS विक्रांत जो है 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी दूरी तय कर सकता है। उसके बाद से अब इसमें अभी हमने बताया कि ग्लोबल नेवल पावर रैंकिंग, इसको भी याद रखिएगा कि पावर रैंकिंग, नेवल पावर रैंकिंग, नेवल पावर रैंकिंग। और इस नेवल यानी कि नौसेना की पावर रैंकिंग जो है वो 2022 में जारी की गई। और इस 2022 में जब जारी की गई तो प्रथम स्थान किस देश का है, तो प्रथम स्थान में आपका अमेरिका शामिल है, USA। और इसी USA को एक तरीके से आपका विश्व का सबसे शक्तिशाली, USA को विश्व का सबसे शक्तिशाली ब्लू वाटर नेवी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर चाइना है। और भारत का अगर स्थान देखा जाए 2022 रैंकिंग के अनुसार तो नेवल रैंकिंग में भारत जो है अपना 7वां स्थान रखता है। ये भी पॉइंट इसके साथ साथ आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं कि इस युद्धपोत पर 30 लड़ाकू विमान भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इसके अलावा 30 लड़ाकू विमान के अलावा स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। और ये पूरी तरह से एक चलता फिरता शहर है। जो इसकी लंबाई चौड़ाई है जिस हिसाब से दी गई है उस हिसाब से 2 फुटबॉल ग्राउंड इसमें इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो इसके लिए आज के लिए आपका करंट अफेयर्स में INS विक्रांत के बारे में हमने पूरी जानकारी दे दिया। और यही 2 सितंबर 2022 को
नरेंद्र मोदी के द्वारा एक और ऐतिहासिक घटना कारित की गई और उस ऐतिहासिक घटना के बारे में 2 सितंबर 2022 को जो नई ऐतिहासिक घटना लॉन्च हुई उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।